एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमंस के अलावा हमने इस धरती पे किसी को भी जीने के लायक नहीं छोड़ा है। हमारा भी अंत नज़दीक ही है। 1 जनवरी टू 25 जुलाई हम पिछले 1 साल में अर्थ ने जितना रिसोर्स जनरेट किया होगा वो कंज्यूम कर चुके थे। तुमने उस जीव का रिसोर्स मार लिया, तुमने एक प्रकार से उस जीव को खा लिया। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली खाते हो, डायरेक्टली खाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सब मर जाओ, नहीं समझे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो पैदा हो चुके उनकी लाइफ बेहतर करने पे ध्यान दो। आई एम सेइंग दिस वेरी ब्लंटली एंड बोल्डनेस के साथ कह रहा हूँ तो बच्चे पैदा करना बंद करो, कोई ज़रूरी नहीं होता। आप कह रहे हो ना दूसरे प्राणी का हक खाना पड़ेगा, लेकिन हम तो डायरेक्टली दूसरे प्राणी खा रहे हैं। शांत जी बोलते हैं कि दूध का रंग लाल है। आप जिसका दूध पी रहे हो वही कल कटता है। कृष्ण जी की बाकी कुछ नहीं मानेंगे, गाय वाली मान ली। मतलब हम बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें कर लेते हैं। हम 1 किलो बीफ आपकी प्लेट तक पहुंचने के लिए आप 60 केजी कार्बन एमिट कर रहे हो। जो डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको कहीं पे भी फैक्ट चेक आप इसको कर सकते हैं। आवर प्लेनेट इज इन आवर प्लेट। हेलो एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये हमारी मजबूरी है। इस टॉपिक पे बात करना हम बच नहीं सकते इससे। हालांकि हमारा इतना इंटरेस्ट है नहीं, पर फिर भी इस पे बात करनी पड़ेगी, क्लाइमेट चेंज। तो आज हमारे साथ मेरे फ्रेंड है निखिल, जिसने रिसर्च कर रखी है इस टॉपिक पे। हालांकि हम दोनों ने साथ स्टार्ट किया था, लेकिन मैं नहीं कर पाया और हाँ, इसने आगे तक रिसर्च की, तो ये कोई इस पे कंक्लूजन पे कहीं तक तो पहुंचे होंगे। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। तो निखिल बताओ, आप कैसे हो? नरदेव भाई, मैं बहुत बढ़िया। और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतने सालों से जो चीज़ हम करना चाह रहे थे, जो एक प्रोजेक्ट हम साथ में शुरू करना चाह रहे थे, जिसमें साथ में सब मिलके सीख सकें, वो फाइनली आज कम से कम प्रोसेस में तो हम लेके आ पाए कि लाइक हम बैठे हैं यहाँ पे स्टूडियो में और एक अच्छी डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मजबूरीवश आज हमें इस विषय पे, जो कि सबसे ज़्यादा ज्वलनशील मुद्दा है आज के समय का, उस पे बात करनी ही चाहिए। और जितना अधिक से अधिक लोगों तक हम ये अवेयरनेस पहुंचा सकें, जितना अधिक से अधिक लोगों तक हम ये बात पहुंचा सकें कि हाउ देयर लाइफ इज इम्पैक्टिंग और हाउ देयर वर्किंग्स आर इम्पैक्टिंग क्लाइमेट, तो इस बारे में हम बातचीत करने वाले हैं आज। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। क्लाइमेट चेंज है क्या? क्या क्या बीमारी है ये बताओ। भाई, बीमारी ना ही क्लाइमेट चेंज है, बीमारी ना ही क्लाइमेट है, बीमारी असल में हम सब हैं। हम सब बीमारी कैसे हैं? देखो, क्लाइमेट चेंज में हो क्या रहा है, सबसे पहली बात तो ये डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट चेंज में अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। मतलब अर्थ का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ रहा है। अब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है? इसके पीछे रीजन है ग्रीन हाउस इफेक्ट, या फिर मैं कहूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आप सब केमिस्ट्री अगर थोड़ा भी जानते हैं तो एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होगा। तो कुछ एलिमेंट्स या फिर कुछ कंपाउंड्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो हीट को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर हीट उनसे रिफ्लेक्ट करके ज़्यादा जा नहीं सकती, मतलब उनके टकरा के वापस जा नहीं सकती। तो जैसा हम सब जानते हैं कि सूरज से रेडिएशंस आती हैं, हीट आती है, और वो पहले क्या होता था, जितनी हीट की अर्थ को ज़रूरत है उतनी हीट अर्थ एब्जॉर्ब करती थी और बाकी की जो रेडिएशंस हैं वो रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती थी। अब हो क्या रहा है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ अपने एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अर्थ की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हीट अर्थ एब्जॉर्ब करके रख रही है। तो 10th की केमिस्ट्री में भी हमें बताते हैं कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चेन बना सकता है, बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स को बना सकता है। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि अभी जिस स्टूडियो में, जिस रूम में आप और मैं बैठे हैं, अगर हम इस रूम के अंदर भी चीज़ों को कंसिडर करना शुरू करें, इंक्लूडिंग दिस पेन, इंक्लूडिंग योर
ऐनक, आपके चश्मे से लेकर के, आपकी स्किन से लेकर के, आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, इसमें भी 70 से 80% जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें प्राइमरी एलिमेंट कार्बन है। तो इतना जो अबंडेंस में जो चीज़ नेचर के अंदर है, और जब हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अभी अगर इस पेन के अंदर प्लास्टिक है, और प्लास्टिक या पॉलीमर्स जो भी हैं, वो सब कार्बन कंटेन करते हैं। अभी अगर मैं इस पेन को जलाऊंगा, अगर मैंने इस पेन को बर्न कर दिया, तो इस पेन के अंदर जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के CO2 बन के रिलीज हो जाएगा। अब वो जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एक हीट एब्जॉर्बर है, मतलब वो काफ़ी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करके ट्रैप करके रख सकती है, जिसकी वजह से जितनी रिक्वायरमेंट अर्थ को हीट की होती है, उससे ज़्यादा हीट अर्थ से, मतलब अर्थ एब्जॉर्ब कर लिए। इसको आप ऐसे समझे कि पहले से ही गर्मी के मौसम में आपको किसी ने कंबल उड़ा दिया है। तो ऐसे ही जैसे अर्थ को कार्बन का या फिर नाइट्रस ऑक्साइड का या फिर मीथेन का, इन जो ये प्रमुख गैसेज हैं, इनका एक प्रकार से कंबल उड़ा दिया गया है उसकी ज़रूरत के विपरीत, अर्थ को जबकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा यही जो अभी हो रहा है कि अर्थ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ज़्यादा गर्म होती जा रही है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। समझ रहे हैं बात मेरी? और क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म वेदर को क्लाइमेट बोलते हैं, और ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसी टेम्परेचर चेंज को हम बोलते हैं कि क्लाइमेट के अंदर चेंज आ रहा है। क्लाइमेट के कौन से एस्पेक्ट में चेंज आ रहा है? क्लाइमेट के टेम्परेचर वाले एस्पेक्ट में चेंज आ रहा है। अर्थ धीरे-धीरे गर्म हो रही है, और उस गर्म होने की वजह से हमारी कल्पनाओं से भी ज़्यादा नुकसान हमें हो रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ को। अच्छा, ऐसा नहीं ह्यूमन्स को ही नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा बेचारे तो वो हैं जिनके पास किसी प्रकार की कोई सेफ्टी, सिक्योरिटी या फिर रिसोर्सेज़ अपने आप को बचाने के लिए नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जानवर, जितने भी जानवर हैं, उनका सबका, हम तो अपने-अपने मकान बना के रह रहे हैं, लेकिन वो सब अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर हैं, और वो इतने इकोलॉजिकली इतने सेंसिटिव हैं वो, कि अगर थोड़ा-सा भी अगर चेंज आता है किसी चीज़ में, तो उनकी तो जान पे बन जाती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन्स के अलावा हमने इस धरती पे किसी को भी जीने के लायक नहीं छोड़ा है, किसी के लिए भी ये माहौल जीने के लायक नहीं छोड़ा है। तो ये बहुत ही हज़ार्डियस, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, और ऐसा नहीं है कि ये करके हम लोग बच जाएँगे। हम लोग भी कब तक बचेंगे? हमारी भी लिमिट्स हैं, तो हमारा भी अंत नज़दीक ही है। नज़दीक मतलब कितना नज़दीक, अगर हम थोड़ा-सा मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो? अ, देखो नरदेव भाई, ऐसा है कि अगर सीधा कोई बॉम्ब फूट जाए, हुँ, तो लोगों को नुकसान लगता है, हुँ, और अगर धीरे-धीरे कोई आपको पीट रहा हो, तो व्यक्ति पूरे जीवन भर पिटता चला जाता है। आपको कोई एकदम से सामने सीधा तलवार लेके ही आपके सामने आ जाए, तो हो सकता है आप भी रिटेलिएट करें, हो सकता है आप भी उसको मारने के बारे में या फिर डिफेंस अपना करने के बारे में सोचेंगे। हुँ। लेकिन कोई व्यक्ति आपको बताए ही ना कि वो आपका दुश्मन है, आपके पास रहते-रहते धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी साइकी को, आपकी लाइफ़स्टाइल को, आपकी हेल्थ को, आपके इवन आपके फाइनेंस को, इवन आपके इकोनॉमिक्स को, आपकी मतलब हर एक एस्पेक्ट को, लाइफ़ को धीरे-धीरे करके दीमक की तरह तबाह करता, खाता हुआ चला जाए, तो क्लाइमेट चेंज उस प्रकार से काम करता है। जैसा आपने सवाल किया कि कितना नज़दीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अ, विनाश तो हो ही रहा है। इट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इट इज़ नॉट अ लाइन जिसके क्रॉस होने के बाद मतलब कुछ चीज़ होगी। एकदम से कुछ नहीं होगा, सब कुछ धीरे-धीरे होगा, और एक कहानी से हम सब परिचित हैं। काफ़ी प्रचलित कहानी है, बहुत से जो अ, इन्फ्लुएंसर्स हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। मेंढक की कहानी आपने सुनी होगी कि किसी मेंढक को अगर आप एकदम से उबलते हुए पानी में डाल देंगे, तो मेंढक एकदम से जंप करके बच के बाहर चला जाएगा। लेकिन उसी मेंढक को आप ठंडे पानी में रख के और धीरे-धीरे टेम्परेचर को बढ़ाएँ, तो मेंढक पानी के अंदर उबल जाएगा, लेकिन वो वहाँ से निकलने के बारे में नहीं सोचेगा। तो यही स्थिति आज के समय पे ह्यूमन्स की है। ख़ास तौर पे जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इन सब में तो बहुत ही एक तरह से ये मान लीजिए बुरा हाल होने वाला है। लोग खाने के लिए, पानी तक के लिए तरसने वाले हैं, और वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है।
अभी भी आप देख सकते हैं बहुत से रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी पानी की मतलब ये मान लो लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ फ्रेश एयर, ये सब कुछ हम फेस कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कह सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने बन गई है, एक बिल्ली हमें ताके हुई है और हम सब ने कबूतर बन के आँखें बंद की हुई हैं कि हमें अगर बिल्ली नहीं दिखेगी, तो बिल्ली को भी हम नहीं दिखेंगे और लेकिन बिल्ली तो काट खाएगी हमें और तड़पा-तड़पा के बिल्कुल नोच-नोच के काट खाएगी। काफ़ी दयनीय स्थिति में हैं हम मतलब पूरी ह्यूमैनिटी कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है वो बहुत बेसिक है, ये बताओ मुख्य क्या कारण है क्लाइमेट चेंज के? जैसा मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बीमारी हम सब हैं। तो जब क्लाइमेट चेंज असल में मतलब क्लाइमेट इज़ लॉन्ग टर्म वेदर हाँ, और क्लाइमेट चेंज होता ही है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि क्या नेचुरली जब क्लाइमेट चेंज होता है, क्या वो इतना ज़्यादा फ़ास्ट, इतना ज़्यादा विगरसली होता है क्या? जैसे कि हम सबको समझ में आया है, फिर हम सब ने पढ़ा है कि आइस एज भी था। हाँ, मतलब जब पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि आइस के अंदर दबी हुई थी। तो आइस एज था, उस समय पे क्लाइमेट एक प्रकार का था। उस समय पे क्लाइमेट काफ़ी ठंडा था पूरी की पूरी अर्थ का। लेकिन आज अर्थ का क्लाइमेट कहीं पे बहुत ठंडा है, कहीं पे गर्म है, कहीं पे बारिश का मौसम ज़्यादा रहता है। तो क्लाइमेट चेंज तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये ओवर थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स नहीं हो रहा है। ये थाउज़ेंड्स ऑफ ईयर्स में होने की बजाय उससे 1000 टाइम्स फास्टर हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो जैसा आपने पूछा कि इस क्लाइमेट चेंज का कॉज़ क्या है? तो सबसे ज़्यादा बड़ा कॉज़ है ह्यूमन्स या फिर कहें पॉपुलेशन। अब भाई पॉपुलेशन कैसे कॉज़ हो सकता है? आप अभी अगेन मैं बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखूँगा। आप अभी इस रूम के अंदर बैठे हैं और इसमें से आप किसी भी चीज़ को देखेंगे तो मैं जैसा मैंने बताया उसमें कार्बन मतलब 70-80% चीज़ों में कार्बन कंटेन किया हुआ मिलेगा। और हम सब अभी आपके आस-पास जितनी भी चीज़ें हैं वो फाइनल प्रोडक्ट्स के रूप में सामने हैं। ये बात तो मानते हैं, दिस पेन इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन इसका रॉ मटेरियल रहा होगा, इसको ये शेप देने के लिए जो एनर्जी कंज़्यूम की गई होगी। इनफैक्ट जो ये मटेरियल है, ये मटेरियल भी इस मतलब रूप में आने तक जो प्रोसेस लगा होगा, वो सब का सब प्रोसेस एनर्जी कंज़्यूम करने वाला होगा। और कमाल की बात यही है या फिर सबसे ज़्यादा एक कह सकते हैं कि गलत चीज़ या फिर डेंजरस चीज़ यही है कि हमारी एनर्जी का जो सोर्स है, वो एनर्जी का सोर्स मैक्सिमम कहाँ से आता है? मैक्सिमम आता है मोर देन 40-50% 60% के अराउंड आता है कोल, पेट्रोलियम वगैरह से, फ़ॉसिल फ्यूल्स से। और जब भी हम फ़ॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तो फ़ॉसिल फ्यूल्स आल्सो कंटेन कार्बन एज़ प्राइमरी एलिमेंट और तो जब हम एनर्जी कंज़्यूम करते हैं, हर एक चीज़ जो आपके आस-पास यहाँ पे रखी हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम करने के बाद रखी हुई है। अब एक सिंपल सी बात है अभी हम आगे बात भी करेंगे अर्थ ओवरशूट डे के बारे में। तो एक ह्यूमन जब पैदा होता है और एक नॉर्मल कोई भी ह्यूमन के अलावा कोई और प्राणी जब पैदा होता है, सपोज़ एक हिरण पैदा होता है, तो उस हिरण की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होती है मेरे भाई। उस हिरण को बहुत ही कम चीज़ें चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको पानी चाहिए और वो स्टोर नहीं करेगा। उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि वो अपनी लाइफ़ को बैलेंस करने के चक्कर में या फिर अपनी लाइफ़ को सेफ सिक्योर करने के चक्कर में अपने आस-पास कोई बाउंड्रीज़ वगैरह कुछ भी सेट नहीं करता। लेकिन जब एक ह्यूमन चाइल्ड पैदा होता है, उस समय पे वो बहुत सी ज़रूरतें लेके पैदा होगा ही होगा। अब यहाँ पे गरीब-अमीर का जो खेल चल रहा है वो बाद की बात है, लेकिन अगर एक भी बच्चा पैदा हुआ तो उसकी बहुत ही एक डिग्निफाइड लाइफ़ जीने के लिए उसको बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर जैसे एक मूलभूत अधिकार उसका शिक्षा का है, तो जब भी वो शिक्षा के अधिकार की या फिर शिक्षा की वो बात करेगा तो उसको पेन चाहिए होगा, उसको नोटबुक चाहिए होगी, उसको बैग चाहिए होगा, उसको ड्रेस चाहिए होगी, उसको स्कूल जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा, उसको रहने के लिए घर चाहिए होगा, उसको खाने के लिए खाना चाहिए होगा। तो ये सब जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बाकी जो अन्य जानवर हैं, वो उतना हद तक लेके पैदा नहीं होते, जितना हद तक एक इंसान का बच्चा, एक ह्यूमन चाइल्ड इतनी ज़रूरतें लेके पैदा होता है। और अर्थ अभी इतने सारे लोगों को सँभालने में कैपेबल नहीं है भाई।
एक्चुअली जब हम अर्थ ओवरशूट डे की बात करेंगे या फिर मैं उसके बारे में डाटा आपके सामने प्रोवाइड करूंगा तो आपको पता लगेगा दैट वी आर कंज्यूमिंग 1.7 अर्थ्स। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए अर्थ ने एक साल में जितना खाना दाना पानी रिसोर्स प्रोड्यूस किया, जितना उसने जनरेट किया, तो इन रियलिटी आप लगभग 1.7 अर्थ्स जितना एक साल में रिसोर्स जनरेट करेगी, उतना रिसोर्सेज आप सब जो ह्यूमंस हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं हर साल। अभी जब डिस्कशन में आई गया है पॉइंट तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओवरशूट डे एक्चुअली कहते भी इसी को हैं। अब 2024 की अगर बात करूं तो 25 जुलाई आई थिंक इज द डे। उस दिन मतलब फ्रॉम द 1 जनवरी टू 25 जुलाई हम पिछले एक साल में अर्थ ने जितना रिसोर्स जनरेट किया होगा वो कंज्यूम कर चुके थे। मतलब जुलाई इज द 7th मंथ और 7th मंथ के एंड पे मतलब 25 जुलाई पे एक साल में अर्थ जो रिसोर्सेज जनरेट करती है उतना हम कंज्यूम कर चुके थे। और 25 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक जो रिसोर्सेज आपने कंज्यूम किए होंगे वो आपके ऊपर उधार है। माने अर्थ ने जो स्टोर ऑलरेडी रिसोर्सेज किए हुए थे वो रिसोर्सेज आप कंज्यूम किया आपने। मेरी बात समझ रहे हैं? अर्थ ओवरशूटिंग डे, अर्थ ओवरशूट डे उसको बोलते हैं जिस दिन अर्थ का वो एक साल का रिसोर्स खत्म हो चुका है। जैसे मान लीजिए अर्थ ने 1 दिसंबर से 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जितना भी रिसोर्स बनाया होगा उतना रिसोर्स आप 25 जुलाई तक कंज्यूम कर चुके हैं। ओके। और 25 जुलाई के बाद 31 दिसंबर तक आपने जो भी कंज्यूम किया वो फ्यूचर से कंज्यूम किया है। तो इसलिए ह्यूमंस ने सोच रखा है कि भाई ये सारे रिसोर्सेज हमारे लिए हैं। अरे नहीं भाई, तुमने उस जीव का रिसोर्स मार लिया, तुमने एक प्रकार से उस जीव को खा लिया। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली खाते हो। डायरेक्टली भी खाते हैं डायरेक्टली खाते हैं उस पे भी आएंगे, वो तो और भी ज्यादा मतलब कि बिल्कुल बहुत ही सख्त लहजे में मैं कहना चाहूंगा निकम्मेपन की और मतलब बदतमीजी की हद है कि किसी जीव को आप कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी रूप से। तो हालांकि अभी मैं भी 100% प्लांट बेस्ड डाइट पे नहीं हो पाया हूँ। आई एम एडमिटिंग दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म, लेकिन आई एम ऑन द वे। आई एम ट्राइंग टू बी दैट पर्सन हु कैन कंज्यूम और हु इज कंज्यूमिंग ओनली ऑन प्लांट बेस्ड डाइट। इस पे भी डाटा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि हाउ पॉपुलेशन एंड हाउ नॉन वेज फूड इज कॉजिंग क्लाइमेट चेंज। इस पे भी हम बात करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज का पहला जो आप मुद्दा है कि सबसे बड़ा कॉज उसके पीछे है पॉपुलेशन, वो शायद मैं आपको समझाने में मतलब वो हो पाया, सफल हो पाया। तो पॉपुलेशन कैसे है इसको भी कंक्लूड एक बार कर लेते हैं। पॉपुलेशन ऐसे ही है कि भाई आप एक साधारण जीव से, एक साधारण जानवर से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स लेके पैदा होते हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को कंज्यूम या फिर उन रिक्वायरमेंट्स की भरपाई करने के लिए, पूर्ति करने के लिए आप इस धरती से ही रिसोर्सेज लेते हैं, आप इसी रिसोर्स को खाते हैं। और एज मेडिकल साइंस जो है वो इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है तो आपको पता है डेथ रेट वगैरह काफ़ी कम हो रखे हैं। तो एक मान लो 100 हिरण पैदा हुए, उनमें से कितने हिरण बचेंगे अपने मतलब अडल्ट एज तक, या फिर कितने हिरण जो है वृद्ध होके मरेंगे, बीच में उनका शिकार नहीं किया जाएगा, बहुत कम होता है। लेकिन ह्यूमंस जितना मेडिकल साइंस आगे बढ़ रही है तो हम तो पूरा लाइफ जीते हैं ना भाई। हम जब पूरी लाइफ जीते हैं इसका सिंपल सा मतलब है कि पूरी लाइफ हम जो कंज्यूम करेंगे वो हम उस जीव का हम खा रहे होंगे, क्योंकि नेचर इज नॉट प्रिपेयर फॉर दैट मच पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस। और नेचर इतना प्रिपेयर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपना जो डेथ रेट है वो एकदम से बहुत कम कर लिया। नेचर भी हो सकता है हमारा डेथ रेट कम करता है, नेचर भी, जैसे इवोल्यूशन जो प्रोसेस है वो यही तो प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए नरदेव है, नरदेव एक जीव है, या फिर हम सब मान लो ह्यूमंस जो स्पीशीज है, ह्यूमंस जो जीव है, उनको जरूरत लगे कि भाई उसके आसपास पानी ज्यादा है और हमें ऐसे ग्लैंड्स या फिर ऐसे ऑर्गन्स डेवलप करने की जरूरत है कि हम जमीन पे भी सांस ले पाएं और हम पानी पे भी सांस ले पाएं। लेकिन अगर नरदेव को ये जरूरत है
तो नरदेव एकदम से थोड़ा ना फिन्स या फिर वो गिल्स उगा लेगा अपने अंदर, ऑर्गन्स डेवलप कर लेगा कि हाँ भाई अब मैं पानी के अंदर भी सांस ले पाऊंगा। लेकिन नरदेव के जीन्स में जो टेंडेंसी है कि नरदेव की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो धीरे 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 करके प्रोसेस में करके हो सकता है लाखों सालों बाद या हजारों सालों के बाद ह्यूमंस की एक वो स्पीशीज डेवलप हो जाए जिसके अंदर रियल में वो कैपेबिलिटी हो कि वो पानी में भी सांस ले रहा है और जमीन पे भी सांस ले रहा है। समझे मेरी बात? तो हो सकता है साधारणतया जब अर्थ चीजें करती, हमें इवोल्यूशन के जरिए इतना मतलब कि क्षमता मिलती कि हम ज्यादा लंबे टाइम तक जिए या फिर हमारा डेथ रेट कम हो, हमारा सर्वाइवल रेट ज्यादा हो, वो लंबे टाइम तक मिलता। लेकिन मेडिकल साइंस ने वही टाइम ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है, और वो टाइम ड्यूरेशन कम करने की वजह से सबसे बड़ी चीज जो आई वो यही आई कि नेचर हमारे इस स्पीड के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा भाई। नेचर अपने आप को धीरे धीरे करके ढालता है। तो इसका मतलब ह्यूमंस का सर्वाइवल रेट बढ़ा है मेडिकल साइंस। मैं नहीं कह रहा कि सब मर जाओ, नहीं समझे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो पैदा हो चुके उनकी लाइफ बेहतर करने पे ध्यान दो। जो पैदा अभी नहीं हुए हैं उनको प्रयास करो कि सार्थक जीवन किसी को देने के अगर क्षमता रखते हो तो किसी को पैदा करो, नहीं तो बच्चे पैदा करना बंद करो, कोई जरूरी नहीं होता। और ये सब चीजें सेल्फ अवेयरनेस से ही आएगी मेरे भाई। ये चीजें मतलब कि आई एम सेइंग दिस वेरी ब्लंटली एंड बोल्डनेस के साथ कह रहा हूँ कि ये सब आपको समझ में केवल जब आएगा जब आपका जो फिलोसफी ऑफ लाइफ है, जब आपका जो जीवन दर्शन है, वो जीवन दर्शन कंज्यूम करने से हट करके रियल में सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ जब आपकी नजर जाएगी तो मतलब ये चीज़ बेटर हो पाएगी। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कॉज ये पॉपुलेशन है, और वो इसीलिए है क्योंकि हम सब काफ़ी रिक्वायरमेंट्स के साथ पैदा होते हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए हमें अर्थ को ही कंज्यूम करना पड़ेगा, और जो दूसरा प्राणी जो बेचारा है उसके हक का रिसोर्स हमें खाना पड़ेगा, हमें मारना पड़ेगा। तो इतना गलत हम कर रहे हैं हमारे खुद के साथ कहूँगा, बिना जागरूक हुए। आप कह रहे हो ना दूसरे प्राणी का हक खाना पड़ेगा, लेकिन हम तो डायरेक्टली दूसरे प्राणी खा रहे हैं। अगर हम नॉन वेज जो कंज्यूम कर रहे हैं, आप हक की कह रहे हो, वो खा रहे हैं। जितना भी नॉन वेज कंज्यूम करते हैं, हालांकि मैं वेजिटेरियन हूँ मैं, लेकिन देखो जो डेयरी रियली हाँ जो नहीं जो डेयरी प्रोडक्ट, वीगन नहीं हूँ ओके बट डेयरी प्रोडक्ट तो कंज्यूम करता हूँ, ठीक है। लेकिन अब उसमें भी आप कह सकते हो कि इसमें डेयरी प्रोडक्ट में भी हम कहीं ना कहीं प्रशांत जी बोलते हैं कि दूध का रंग लाल है। अब उसको कोशिश कर रहे हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में कि हम भी वीगन बने, बट तो ये जितने भी टेरियन है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एगिटेरियन, फलाना ढिकड़ा, ये सब का सब हमारी कंडीशनिंग है भाई। आपने कॉन्शियसली ना ही दूध पीना चूज किया, आपने कॉन्शियसली ना ही मीट खाना चूज किया, आपने कॉन्शियसली ना ही वेजिटेरियन होना चुना, और आपने कॉन्शियसली ना ही नॉन वेजिटेरियन, आपने कुछ भी कॉन्शियसली नहीं चूज किया। वीगन भी नहीं। वीगनिज्म भी मतलब आज के जो लाइफस्टाइल है उसमें चूज ही करना पड़ रहा है। बचपन से शायद ही कोई ऐसी फैमिली, मैंने तो मतलब मेरे आसपास नहीं है, मेरे जिले में, मेरे गांव में तो शायद ही कोई फैमिली ऐसी हो जो बचपन से ही जिसने दूध कंज्यूम करना या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना शुरू ना कर दिया हो। तो वीगनिज्म कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉन्शियसली चूज करते हैं लोग, जो चूज करते हैं क्योंकि बचपन से लगभग हम सबके घरों में दूध की जो खपत है वो होती है। दूध की, पनीर की, दही की, लस्सी की, छाछ की, इन सब की खपत बचपन से हमारे घरों में होती है। तो लेकिन बाकी जो भी चीज़ें हैं, हमारा देश, हमारा धर्म, ये कुछ भी हम कॉन्शियसली चूज नहीं करते। हम बस यूं ही झंडा उठाए फिरते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। तुम पैदा ऐसी जगह पे होते, बचपन से तुम्हें नॉन वेज खिलाना शुरू कर दिया होता, तो आज तुम नॉन वेज वाली भीड़ में खड़े होते कि नॉन वेज खाना अच्छी बात होती है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कहाँ से पूरी होंगी, अमीनो एसिड्स एसेंशियल्स जो हैं हमारे लिए, बॉडी के लिए, वो हमें कहाँ से मिलेंगे, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब शिटी बातें तुम सब करना शुरू कर दोगे। और अगर तुम वेजिटेरियन हो लेकिन डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जो जो कि मेरी नज़र में सीधे तौर पे सो कॉल्ड वेजिटेरियन ही होते हैं, तो भी तुम फिर उसके एवज में तर्क ले आओगे, लॉजिक्स ले आओगे
कि अरे गाय तो कृष्ण जी भी पालते थे, कृष्ण जी गैया मैया का दूध पी लेते थे, ये कर लेते थे। कृष्ण जी की बाकी कुछ नहीं मानेंगे, गाय वाली मान लेंगे। मतलब हम बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें कर लेते हैं, हम जो हमारे आइडियल्स हैं उनके साथ भी वो सिलेक्टिव चीज़ें करते हैं जो हमारी ही कंडीशनिंग को और दृढ़ करने में मतलब सहायक हो। अदरवाइज़ हम अपने आइडियल्स भी तो तुम्हें उधार के आइडियल्स तुम्हारे हैं, तुमने खुद ने कॉन्शियसली कब अपना आइडियल चूज़ किया ये बताओ मेरे को? तो ये सब समस्याएँ तो बहुत गहराई में छिपी हुई है भाई, लेकिन आज का जो मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का, अगर उस पे और बात करें तो पहला कॉज़ जैसा मैंने बताया आपको पॉपुलेशन, एंड दूसरा कॉज़ जो है ये सबसे बड़ा कॉज़ दूसरा सबसे बड़ा कॉज़ नॉन वेज फूड जो है इसके बारे में। और मैंने डाटा कुछ लिखा भी हुआ है, हाँ, मैं इसीलिए मैं नोटबुक लेके साथ बैठा था ताकि डाटा के अंदर मैं कुछ भी ऐसा मतलब कि ना बोलूँ जो ठीक ना हो। तो बहुत ही काफ़ी रिसर्च करके मैं आपके सामने डाटा पेश कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी जो हम चीज़ कंज़्यूम करते हैं, आइदर वो खाने का रिसोर्स हो या फिर वो आस-पास मतलब अपनी लाइफ़ को और बेटर करने का रिसोर्स हो। चाहे वो पेन हो या फिर चाहे वो पैटीज़ हो, कुछ भी हो। वो किसी न किसी प्रकार से एनर्जी का यूज़ करके ही आप तक पहुँचा है, और ये बात आप शायद एग्री भी करेंगे इस बात पे। अब सवाल ये उठता है कि जितना एनर्जी उस चीज़ को आप तक पहुँचने में लगी है, जितनी एनर्जी उसने मतलब कंज़्यूम की है आप तक फाइनल प्रोडक्ट पहुँचने में, वो एनर्जी क्या है? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप बीफ खाते हैं तो 1 किलो बीफ आपकी प्लेट तक पहुँचने के लिए आप 60 केजी कार्बन एमिट कर रहे होते हैं। मतलब अगर 1 किलो बीफ आपकी प्लेट तक आया है, तो उसको बनने में वो जो जानवर था, उस जानवर ने बहुत सी ग्रास गेज करी होगी, बहुत मतलब बहुत सी उसने घास खाई होंगी, उसने बहुत सा जो पूप है, गोबर उसका है, काऊ डंग है या फिर भैंस का जो गोबर है, उसमें से मीथेन निकली होगी, बहुत सी चीज़ें उसमें हुई होंगी। तो 60 केजी अराउंड जो है कार्बन 1 किलो बीफ मतलब एमिट करता है, जब 1 किलो बीफ आपकी प्लेट तक आता है। 1 किलो लैम्ब बकरे का जो मांस आई थिंक होता है, वो आपकी प्लेट तक आता है तो 24 केजी कार्बन वो एमिट करके 1 किलो मतलब मटन या मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, मैं नहीं खाता इसलिए, लेकिन लैम्ब जो है उसका। पोर्क 7 किलो कार्बन एमिट करके 1 किलो पोर्क आपकी प्लेट तक पहुँचता है। 6 किलो लगभग कार्बन एमिट करके 1 किलो चिकन आपकी प्लेट तक पहुँचता है। और जो ये फिश फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, जिसको अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है फिश फार्मिंग को वगैरह-वगैरह इन सब चीज़ों को। तो फिश जो फार्म्ड फिश है, वो भी 5 से 7 केजी मतलब कि कार्बन एमिट कर रही होती है जब 1 किलो फिश आपकी प्लेट तक आती है। अब यहीं पे कंपैरिज़न आप देखेंगे कि हाउ प्लांट बेस्ड डाइट इज़ मच बेटर देन अ, नॉन वेज डाइट मतलब व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट आल्सो। तो लेंटिल्स या फिर जो बीन्स वगैरह होते हैं, वो अराउंड 1 केजी कार्बन एमिट करते हैं 1 केजी आपकी प्लेट तक पहुँचने में। और इसी के साथ अगर वेजिटेबल्स की हम बात करें, तो वेजिटेबल्स सिर्फ़ और सिर्फ़ 0.3 केजी से लेके 0.5 केजी मतलब 300 ग्राम से लेके 500 ग्राम कार्बन एमिट होती है, जब 1 किलो वेजिटेबल आपकी प्लेट तक पहुँचता है। तो जब आप बीफ की बात करते हैं, कहाँ 60 केजी कार्बन एमिट होती है 1 किलो बीफ आपकी प्लेट तक आने में, और कहाँ सिर्फ़ 300 से 500 ग्राम कार्बन एमिट होती है 1 केजी अ, वेजिटेबल्स या फिर प्लांट बेस्ड डाइट, या फिर अगर ये लेंटिल्स और बीन्स को भी अगर आप कंसीडर करें, राइस वगैरह थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि राइस के अंदर फिर आपको पता है कि फ्लड इरिगेशन करके उसको राइस को भरा रखना पड़ता है पानी को लेकर के, तो काफ़ी चीज़ें उसमें ज़्यादा कंज़्यूम होती हैं। लेकिन जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं प्लांट बेस्ड है, और वो राइस का भी इतना नहीं मिलेगा अगर आप उसको यहाँ पे लिखा नहीं हो इसलिए मैं कन्फर्म नहीं कर पाऊँगा, लेकिन लेंटिल्स और बीन्स का भी 0.9 केजी मतलब लगभग 900 ग्राम या 1000 ग्राम के आस-पास होता है। तो आप ये तो फैक्चुअल डाटा है, मैं आप सबको भी कहना चाहूँगा कि आप जो डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको कहीं पे भी फैक्ट चेक आप इसको कर सकते हैं। और लिटरली हम इतना ड्रास्टिकली क्लाइमेट को इम्पैक्ट नेगेटिवली हम क्लाइमेट को इम्पैक्ट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो नरदेव भाई, मुझे लगता है कि ये 2 मुख्य कारण हैं
क्लाइमेट चेंज के पीछे एक तो पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, और दूसरा नॉन वेज डाइट, या फिर जो प्लांट बेस्ड डाइट के अलावा जो डाइट। अच्छा, अब यहाँ पे हाँ एक चीज और, जो डेयरी प्रोडक्ट्स की हम यहाँ पे बात करना भूल गए। अब डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ समस्या ये यहाँ पे आती है कि हम जनरली गाय का, भैंस का, इनका दूध कंज्यूम करते हैं भारत के अंदर या फिर विश्व भर के अंदर। जनरली गाय का दूध जो है वो ज्यादा प्रचलन में है, फिर ज्यादा कंज्यूम हम गाय का दूध करते हैं। अब इसमें हिपोक्रेसी क्या है, इसमें आयरनी क्या है मेरे भाई, कि गाय की तो हमें जरूरत होती है, लेकिन बैल की हमें कोई जरूरत नहीं होती। मतलब अनटिल और अनलेस वो मैथुन तक जरूरत होती है वो अलग बात है, उनको क्रॉस कराने तक जरूरत होती है वो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा जरूरत नहीं होती। तो जो बुल है वो कहाँ चला गया? हम जो ये जितने हिंदूवादी नेता हो, चाहे मैं बिल्कुल खुल के बोलना चाहूंगा, हिंदूवादी नेता हो चाहे संगठन हो, जितने भी ये मतलब कि सो कोल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो बोलते हैं कि भाई गायों के लिए हम काम कर रहे हैं या फिर जानवरों के लिए हम काम कर रहे हैं, जो एनिमल एक्टिविस्ट्स हैं, वो कहाँ इन चीजों पे ध्यान दे रहे हैं? उनके घरों तक में जब आप झांक के देखेंगे तो वो गैया मैया को पालते हुए दिखेंगे, और जब वो बात करेंगे कि आपके गाय ने अगर बछड़ा दिया है तो बछड़ा आपका कहाँ है, अरे वो तो छोड़ दिया हमने। कहाँ छोड़ दिया? और बहुत ज्यादा धार्मिक बन के दिखाते हैं उस समय पे। आप और मैं दोनों ही अड़ोसी पड़ोसी गांव से बिलोंग करते हैं, आप तो जानते हैं गांव के अंदर वो भैंस पाडा पाडी बिकाओ नारे लगाते हैं, या फिर वो रेड़ा फेरते हुए मेय वगैरह आते हैं गांव के अंदर। तो चलो कम से कम इतना तो प्रत्यक्ष रूप से वो बेईमानी नहीं कर रहे कि सीधे तौर पे बैलों को उनको नहीं थमा दे रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो और बुरा कर रहे हैं बैल के साथ। कम से कम जो पाडा है, जो भैंस का जो बच्चा है, उसको तो तुम सीधा मेव को थमा देते हो, कम से कम जाके कट जाता है बेचारा, और कुछ नहीं तो। लेकिन उसका तो तुमने और जीना दुर्भर कर दिया, जिसको बिजार बोलते हैं, फिर बैल जिसको बोलते हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, ये मतलब कि ये सब का सब, ये अज्ञान या फिर ये जो अंधापन है, ये बेवकूफिया है, ये सब ये मूर्खताएं हैं, ये सब जो है ये अज्ञान की देन है। और मेरे हिसाब से ज्ञान ही इसका एकमात्र समाधान है, अवेयरनेस, होश ही इसका एकमात्र समाधान है। और जितना जल्दी हम सब उस होश की तरफ बढ़ें, उतना शायद संभावनाएं हों कि हम इस क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं। और आप खुद समझो कि जब वो दूध आप कंज्यूम करते हो तो आप मैथुन कराने के बाद जो मेल जो जानवर आया, मैक्सिमम 80-90% या तो उनको छोड़ देते हैं या फिर वो कटते ही हैं जाके स्लॉटर हाउसेस में। स्लॉटर हाउसेस के अंदर। इतना ज्यादा मतलब कि ये मान लो कि गंदगी हमने अपने आसपास में फैलाई हुई है, ये सब बेहोशी का रिफ्लेक्शन है। और जितना जल्दी हो सके हम सबको संभलने की जरूरत है, लेकिन नहीं संभलते, नहीं समझते, नहीं पढ़ते, सिर्फ ये बदतमीजियों पे ध्यान है, सिर्फ इन मूर्खताओं पे ध्यान है। इसमें क्लाइमेट चेंज में नेगेटिव जो फीडबैक लूप होते हैं वो क्या होते जब कोई चीज खराब होती है हैं? और उसको ठीक नहीं किया जाए तो वो और ज्यादा खराब होती जाती है, और साथ ही साथ आसपास की और ज्यादा चीजों को खराब करती है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण आप अपने शरीर से ले सकते हैं। सपोज आपके शरीर के अंदर एक बीमारी हुई, आपके डाइजेशन से संबंधित कोई समस्या आपकी बॉडी के अंदर है। सपोज मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या है, और अब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो और भी नई नई प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर क्रिएट कर देगी। ओके। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके साथ एक चीज गलत हो गई और उसने अब अपने आप को नेगेटिवली फैलाना शुरू कर दिया। तो कुछ ऐसे फीडबैक लूप्स का मैं आपके सामने जिक्र जरूर करूंगा। जैसे हमने थोड़ी देर पहले अर्थ ओवरशूट डे की बात की, तो नेचर असल में खुद भी कार्बन एमिट करता है, ह्यूमंस भी कार्बन एमिट कर रहे हैं, नेचर भी कार्बन एमिट करता है, नेचर कार्बन एब्जॉर्ब भी करता है। अब यहाँ पे डाटा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि लगभग 750 बिलियन टन कार्बन हर साल एमिट होती है नेचुरली। मतलब नेचर अपने आप से
लगभग 750 बिलियन टन कार्बन हर साल एमिट करता है। बिलियन का मतलब 100 करोड़, और 1 टन में 1000 केजी होते हैं, तो 100 करोड़ गुणा 1000, इतने किलो कार्बन नेचर हर साल अपने आप में एमिट करता है। कमाल की बात यह है कि नेचर जितना एमिट करता है, नेचर उतना एब्जॉर्ब कर भी लेता है। मतलब नेचर इटसेल्फ इज कार्बन न्यूट्रल, और वो एटमॉस्फेयर के अंदर उतनी ही कार्बन छोड़ता है जितनी हीट की रियल में अर्थ को जरूरत है। क्योंकि अगर देखो कार्बन एक पर्टिकुलर एक्सटेंट से अगर कार्बन कम हो गया, एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर कम हो गया, तो अर्थ ज्यादा ठंडी हो जाएगी। भाई जितना मोटा कंबल अर्थ को जरूरत है, उतना मोटा कंबल अर्थ ने अपने आप को दे रखा है। आपने अगर वो कंबल पतला कर दिया तो भी समस्या है, आपने अगर कंबल मोटा कर दिया तो भी समस्या है। तो अर्थ ने तो 750 बिलियन टन अगर एमिट किया, तो 750 के आसपास दोबारा से एब्जॉर्ब भी कर लिया। अब हुआ क्या, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लगभग 40 से 45 या 40 से 50 बिलियन टन कार्बन एक्स्ट्रा एमिट हो रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब नेचर यहाँ पे भी हमारा कितना साथ दे रहा है, आप समझो कि जो 40-50 टन बिलियन टन जो कार्बन एक्स्ट्रा एमिट हो रहा है नेचर के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए, उसमें से भी नेचर 30-35 बिलियन टन और सरप्लस में एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन नेचर बाकी जो 10-12-15 टन जो बिलियन टन जो बच गया, नेचर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। मतलब नेचर जितना खुद एमिट कर रहा था, उतना अपने आप को एब्जॉर्ब कर रहा है। आप जितना एमिट कर रहे हो, उसका भी 70% के आसपास, 60-70% के आसपास नेचर रीअब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन जो बाकी एक्स्ट्रा सरप्लस आप जो 25-30% जो एमिट किए जा रहे हो, कि मैं जो 10-12 बिलियन टन जो बच गया, दैट इज कोजिंग क्लाइमेट चेंज। पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी। अब बात जैसे उठी थी नेगेटिव फीडबैक लूप्स पे, तो अब जैसे मान लीजिए ये जो एक्स्ट्रा जो हम कार्बन एमिट हमने कर दिया, इसकी वजह से एक चीज हुई कि अर्थ ने गर्म होना शुरू किया, और वाइल्ड फायर्स, जैसे जंगल पे ज्यादा गर्मी अगर होगी तो गर्मी के दिनों में ज्यादा आग लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। तो वाइल्ड फायर्स मान लो बढ़ गई। अब वाइल्ड फायर्स बढ़ गई मतलब जंगल में आग लग गई। अब जो आग लगी उससे और कार्बन निकला। जंगल में आग लगी, उससे और कार्बन निकला, और कार्बन निकला, टेम्परेचर और बढ़ा, टेम्परेचर और बढ़ा, वाइल्ड फायर्स और फ्रीक्वेंट हो गई। वाइल्ड फायर्स और फ्रीक्वेंट हो गई, कार्बन और बढ़ा, कार्बन और बढ़ा, और गर्म हुआ, वाइल्ड फायर्स और फ्रीक्वेंट। ये एक लूप बन गया। अब आप इसको रोक नहीं सकते। एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है सपोज, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर टेम्परेचर में जो ये डिफरेंस आ रहा है, टेम्परेचर जो है कंटिन्यूसली एवरेज टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, अर्थ ज्यादा गर्म होती जा रही है, इसकी वजह से आपकी यील्ड्स पे भी फर्क पड़ने वाला है। इसकी वजह से आपके एग्रीकल्चर जो है, आपका जो फसलों के जो उत्पादन है, इस पे भी फर्क पड़ने वाला है। अब आपने बच्चे एक साइड में आप पैदा करते जा रहे हो, मतलब आप अपनी खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ाते जा रहे हो, और दूसरी तरफ पेड़ आप काटते जा रहे हो। मतलब ना ही आप सिर्फ खाने के लिए पेड़ काट रहे हो, मतलब एक तो आपको पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको एग्रीकल्चर लैंड बढ़ानी पड़ेगी, और अर्थ के ऊपर मान लो फॉरेस्ट लैंड अभी के टाइम पे ज्यादा है, तो अब आपने पॉपुलेशन बढ़ा दी तो आपको फॉरेस्ट लैंड काट के, मतलब फॉरेस्ट काट के एग्रीकल्चर लैंड बनानी पड़ेगी। एग्रीकल्चर लैंड बनाओगे, फॉरेस्ट कम हो गया, कार्बन ज्यादा एमिट हुआ, कम एब्जॉर्ब हुआ, और आप लगातार बढ़ते जा रहे हो, आपकी एग्रीकल्चर लैंड बढ़ती जा रही है, आपका फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है, अर्थ दोबारा से अर्थ की आप एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी आप कम किए जा रहे हो। ये एक और लूप बन गया। समझ रहे बात मेरी? तीसरी चीज, जैसा हम सब जानते हैं कि जो लाइट कलर्स होते हैं, चाहे वो सबसे ज्यादा व्हाइट की बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं कि लाइट कलर्स ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं और डार्क कलर्स ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अब आइस का कलर क्या है? व्हाइट। इट मीन्स अर्थ पे अगर ज्यादा सरफेस व्हाइट से ढकी हुई है, तो जो रेज आ रही है सूरज से, जो रेडिएशन आ रही है, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करके वापस जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइस शीट्स, जो ग्लेशियर्स हैं, वो पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो ऊपर तो व्हाइट आइस थी, नीचे ग्राउंड कलर कैसा है? डार्क कलर का मिलेगा।
समझे नहीं समझे भाई? ग्राउंड का कलर जो है आइस के कंपैरिजन ज्यादा डार्क होता है। इट मींस अब पहले जितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी उतनी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ? ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आइस पिघली। आइस पिघल के क्या हुआ? आइस पिघल के जो ग्राउंड था वो एक्सपोज हो गया। ग्राउंड एक्सपोज हो गया, इससे क्या हुआ? ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हुई। ज्यादा हीट एब्जॉर्ब हुई, इससे क्या हुआ? इससे और ज्यादा आइस पिघली। और ज्यादा आइस पिघली, क्या हुआ? और ज्यादा ग्राउंड एक्सपोज हुआ। ज्यादा ग्राउंड एक्सपोज हुआ और हीट एक्सपोज, ग्राउंड हीट। समझ रहे हैं बात मेरी? पूरा लूप बन गया। ऐसे आप सोच भी नहीं सकते कितने लूप्स चलेंगे। चलेंगे, चल रहे हैं ऑलरेडी। और जो एक यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल टेम्परेचर की बात की जाती है 1.5 डिग्री, 1.5 डिग्री टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर राइज करना। क्योंकि साइंटिस्ट्स का जो बड़े बड़े इकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी की हुई है, रिसर्च किया हुआ है, वो कहते हैं कि अगर ये टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ा तो 1.5 डिग्री से लेके 2.5 डिग्री तक सबसे ज्यादा नेगेटिव फीडबैक लूप्स होना शुरू हो जाते हैं। आई एम ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, तो पॉइंट पे आते हैं। इस पूरे क्लाइमेट चेंज से हमारी साइकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ता है? एक इंडिविजुअल की और पूरी मास, पूरी सोसाइटी की साइकोलॉजी पे क्या फर्क पड़ रहा है? एक नेगेटिव फीडबैक लूप ये भी है। लोग पागल हो रहे हैं कंजम्पशन कर करके, पागल हो रहे तो कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं तो गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी में और पागल हो रहे हैं, और पागल हो रहे हैं तो और कंज्यूम कर रहे हैं, और कंज्यूम कर रहे हैं। भाई नहीं, दिस मेक्स सेंस। लेट मी explain to you. Actually, our body is a machine. Okay. In fact, the nature is working, or the nature works like a machine, right? And there are numerous chemical reactions which are happening or which are going on in our surrounding. Okay. और in our body. फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी के अंदर भी दुनिया भर की रिएक्शंस हो रही हैं, और उन रिएक्शंस के बदले में, मतलब उन रिएक्शंस की बदौलत हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस चल रहे हैं अभी। ये बात तो आप जानते हैं। अब टेम्परेचर किसी भी रिएक्शन के अंदर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। भाई कोई भी एक रिएक्शन है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के अंदर ही किया जा सकता है। केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो कि एट रूम टेम्परेचर दिस product behaves like so, if this product is in that state at room temperature। क्यों बोला? क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर से या फिर मान लो 25 डिग्री से अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया तो भाई उसकी स्टेट बदल जाएगी, या फिर वो अपने आसपास मौजूद ऑक्सीजन या किसी और चीज से क्या पता रिएक्ट कर दे, या फिर रिएक्ट ना करे, किसी और चीज से रिएक्ट करे, कुछ और प्रोडक्ट बन जाए। समझे या नहीं समझे? तो यही समस्या आपकी बॉडी के साथ भी है कि भाई आपकी बॉडी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही प्रॉपरली फंक्शन कर सकती है। जब आपके आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कैसे स्थिर रह पाएगा? और जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर अप डाउन हो गया, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर मतलब बैलेंस अगर उसका बिगड़ गया, तो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही हो, चाहे वो ब्रेन के अंदर की रिएक्शंस हो, चाहे वो आपकी बॉडी के अंदर फूड को, जो हम जैसे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड हम खाते हैं, उस फूड को तोड़ के अलग अलग प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, फैट्स में तोड़ के बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। चाहे वो रिएक्शंस हो, चाहे आपके डाइजेशन से रिलेटेड रिएक्शंस हो, चाहे आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होकर डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचती है, चाहे वो जो रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर होती है, चाहे मतलब एवरी सिंगल डैम प्रोसेस विल बी इफेक्टेड, नेगेटिवली इफेक्टेड जब टेम्परेचर चेंज होता है आपके आसपास। तो ना ही लोग सिर्फ मरेंगे भाई, लोग सड़ सड़ के मरने वाले हैं। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि जैसा हमने बातचीत की शुरुआत में बात की थी कि अगर सामने कोई व्यक्ति बंदूक लेके खड़ा हो तो हम डिफेंस करेंगे ना। आपको पता ही नहीं है कि आपकी किन एक्टिविटीज की वजह से आपका ये हाल हुआ पड़ा है। लोग स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन में हैं। आप भी माथा पकड़ के बैठे हो अभी, हालांकि ऐसे चल रहा है। और लोगों को लगता है कि मान लो, और लोगों को लगता है कि भाई कोई दूसरा रीजन है इसके पीछे, मेरी एक्स है मेरी डिप्रेशन के पीछे। क्या पता उसके पीछे भी आपने कार्बन एमिट किया हो। भाई गेड़ी तुम्हारी होगी। तो नरदेव भाई,
अब तक जैसे हमने बात की ना हम्म, कि ये कुछ गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जिनको हम बोलते हैं, जो अर्थ को गर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनसे रिलेटेड कुछ और भी ऐसा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा है जो व्यूअर्स को या फिर हम सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मुख्य तौर पे मैंने आपको बताया कि 3 गैसेस हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं क्लाइमेट चेंज में। और वो तीनों गैसेस हैं, एक तो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक है नाइट्रस ऑक्साइड और एक है मीथेन। तो हम इन तीनों ही गैसेस के सोर्स के बारे में कि ये कहाँ से आ रही है, ये कैसे एब्ज़ॉर्ब होती है, इनका क्या इम्पैक्ट, कितना परसेंट इम्पैक्ट ये ग्लोबल वार्मिंग पे डालती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। तो नरदेव भाई, हमने CO2 को बेसलाइन माना हुआ है और उसको ध्यान में रखते हुए हमने CO2 को एक नंबर दिया हुआ है, नंबर 1। वो नंबर 1 क्या है? एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है CO2 का। अब इसको समझते हैं क्या है कि 1 टन गैस अगर CO2 की है एनवायरनमेंट के अंदर, वो ओवर 1000 ईयर्स कितनी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करके रखेगी। हम्म, मतलब अगर 1 टन CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर है, तो वो 100 ईयर्स के अंदर कितनी CO2 एब्ज़ॉर्ब करेगी। मान लो CO2 कितनी हीट एब्ज़ॉर्ब करेगी? मान लो CO2 एब्ज़ॉर्ब करती है 1 हीट ओके, ओवर 100 ईयर्स, मतलब 1 टन ऑफ CO2 अगर 1 हीट एब्ज़ॉर्ब करती है ओवर 100 ईयर्स, हम्म, तो CH4 30 टाइम्स ज़्यादा करती है। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 का 1 है, CH4 मीथेन का 30 है। मतलब 1 टन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 30 गुना ज़्यादा हीट एब्ज़ॉर्ब करेगी ओवर द टाइम स्पैन ऑफ 100 ईयर्स। और यहीं पे अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, तो 1 टन नाइट्रस ऑक्साइड अगर एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर है, तो वो 1 टन नाइट्रस ऑक्साइड ओवर 100 ईयर्स हम्म, 273 टाइम्स CO2 से ज़्यादा हीट जो है वो एब्ज़ॉर्ब करेगी। तो इसका मतलब है कि हिसाब से तो CO2 से 30 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस ओवर 100 ईयर्स CH4 मीथेन है, और 273 या फिर नियरली 300 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस नाइट्रस ऑक्साइड है। बट व्हाई वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट CO2, या फिर ज़्यादातर हम कार्बन एमिशंस की बात क्यों करते हैं? अब इसके पीछे आप समझेंगे क्या है। देखो, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले का जो स्तर था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ को कंबल की ज़रूरत तो है, लेकिन अर्थ के कंबल की मोटाई कितनी होनी चाहिए, ये अर्थ अपने आप से डिसाइड करके रखती है। अगर वो कंबल आपने पतला कर दिया, मतलब अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से कम आपने CO2 कर दी, तो भी अर्थ ठंडी ज़्यादा हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। अर्थ का जो लाइफ बैलेंस है वो सब कुछ बिगड़ जाएगा, अर्थ का जो बैलेंस है, नेचुरल बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा। अगर ज़्यादा हो गया तो बिगड़ ही रहा है, जो आज के टाइम पे हो रहा है। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल CO2 का था 280 ppm, मतलब 1750 के आसपास की अगर हम बात करें, उससे पहले की अगर हम बात करें, तो एटमॉस्फेयर के अंदर 280 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब एयर के अंदर अगर 10 लाख मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन 10 लाख मॉलिक्यूल्स के अंदर 280 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मिलते थे। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जो ये कंजम्पशन का जो एक होड़ लगी है, एक जो ह्यूमन रेस शुरू हुई है, इस रेस के बाद आज की स्थिति ये है कि नियरली 450 ppm कार्बन हो गई है एटमॉस्फेयर के अंदर। मतलब पहले जो कार्बन हर 10 लाख मॉलिक्यूल्स में 280 मॉलिक्यूल्स के आसपास मिलते थे कार्बन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, अब वही मॉलिक्यूल्स अराउंड 450 के आसपास हो गए हैं। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसमें जो आज के टाइम पे जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें 75% जो कॉज कर रही है ग्लोबल वार्मिंग, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब बात करते हैं CH4 की। अब मीथेन भले ही 30 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस या फिर 30 टाइम्स ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हो, उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है 30 हो कंपेरेटिव टू कार्बन, लेकिन उसका एक तो लाइफ स्पेन कम है। मतलब मीथेन लगभग 12 साल के अंदर अंदर दोबारा से अलग और अलग अलग चीज़ों में, मतलब कि CH4 का जो मॉलिक्यूल है वो टूट के अलग अलग चीज़ें बन जाता है, मतलब कार वो मीथेन नहीं बचती। तो 12 साल के आसपास उसका लाइफ स्पेन होता है। अच्छा, मीथेन जो है वो
प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे थी 720 ppb, पार्ट्स पर बिलियन। मतलब अगर 100 करोड़ मॉलिक्यूल्स है एयर के अंदर, तो 100 करोड़ में से 720 मॉलिक्यूल्स ही सिर्फ किसके थे पहले, CH4 के, जो नेचुरल था। लेकिन आज के समय पे 1950 ppb, मतलब पहले जो 720 पार्ट्स पर बिलियन थे CH4 के, आज के टाइम पे वो 1950 पार्ट्स पर बिलियन हो गया। और ये लगभग लगभग 17% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। और तीसरा जो हमने बताया नाइट्रस ऑक्साइड, जो लाफिंग गैस भी होती है एक्चुअली, तो लाफिंग गैस इज ऑल्सो कॉजिंग क्लाइमेट चेंज। कैसे? लाफिंग गैस का मैंने आपको बताया 273 टाइम्स ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है ओवर द स्पैन ऑफ 100 ईयर्स, पहली बात। इसका लाइफ टाइम भी ज्यादा है, जैसे CH4 का 12 साल है सिर्फ, मतलब CH4 12 साल सिर्फ एटमॉस्फेयर के अंदर टिकती है, ये लगभग 120 साल टिकती है। और इसका जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था वो था 270 ppb, 270 ppb, मतलब अगर 100 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं एयर के अंदर, तो 270 मॉलिक्यूल्स नाइट्रस ऑक्साइड के उसमें मिलते थे। आज के टाइम पे ये बढ़ के हो गया 335 ppb। अब सवाल उठता है कि ये सब क्यों बढ़ रहा है? तो कार्बन की तो हमने बात कर ली कि कार्बन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एवरीथिंग वी हैव इज कंटेन्स कार्बन एज अ प्राइमरी एलिमेंट, ठीक है। इसलिए कार्बन, और हम वो जो एनर्जी हमने उसमें फाइनल प्रोडक्ट बनाने में जो लगाई, वो सब कार्बन एमिट करके ही हमारे पास पहुंचा है। तो कार्बन के लिए तो हमने बोल दिया, लेकिन ये जो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये कहाँ से हो रही है? अब कमाल की बात यह है कि ये भी जो राइज इनमें, इनके लेवल्स में जो राइज हुआ है, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए हुआ है। कैसे? जो मीथेन है उनका सबसे बड़ा सोर्स है लाइव स्टॉक्स। लाइव स्टॉक्स का मतलब है जैसे गाय भैंसे वगैरह होती है ना, तो आपका जो पशुधन है जिसको आप बोलते हैं, वो पशुधन। कैसे? गाय जो खाती है, भैंस जो खाती है, बड़े जीव जो खाते हैं, वो खाने के बाद जो डकार लेते हैं या फिर उनके गोबर से जो गैस निकलती है, वो मीथेन होती है। डकार ले तो क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्स है। एनिमल को किसी एंगल से नहीं जीने देंगे। गलती तो हमारी है भाई। चलो चलो हाँ, 17% के आसपास मतलब वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से मतलब एमिट हो रही है? तो हम जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़ के, अब यहाँ पे भी बड़ा मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हमने आजकल क्या किया हुआ है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में मतलब गोबर का इस्तेमाल होगा, फलाना ढिकड़ा। अब इस दृष्टि से अगर आप देखोगे तो आप कहीं पे नहीं पहुंच पाओगे, आपको सब कुछ मतलब मरना पड़ेगा एक तरह से। एक तरह से बताऊं, हम जैसे अभी आगे सॉल्यूशन पे बात करेंगे, तो पहला सॉल्यूशन तो मर जाना। मर ही जाओगे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से तो। लेकिन चलो जोक्स अपार्ट, तो जो ये हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं, जो जैसे मैन्योर्स हैं या फिर सीवेज वगैरह है जो है, ये जो हम यूज करते हैं, जैसे हम यूरिया डालते थे, यूरिया इज नथिंग बट 71% अराउंड नाइट्रोजन। तो वो जाती है सॉइल के अंदर, मिक्स होती है, उसके बाद वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके N2O बनाती है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। तो ऐसे जो सबसे बड़ा कोज नाइट्रस ऑक्साइड के पीछे है नेचर के अंदर एमिट ज़्यादा होने का, ये है लगभग 6% ग्लोबल वार्मिंग के अंदर ये मतलब कंट्रीब्यूट करती है। और इसके पीछे सबसे बड़े जो रीज़न है वो है आपके फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो आप खेतों के अंदर यूज़ करते हैं। और हम इन तीनों ही कामों को भयंकर रूप से करने लग रहे हैं आज के टाइम पे। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो बहुत ही ज़्यादा हम कंज्यूमरिज्म पे मतलब फोकस किए हुए हैं, खा जाएंगे सब कुछ। वी मस्ट नीड टू से, और आई कैन से दैट आवर प्लेनेट इज इन आवर प्लेट। हमारा ग्रह हमारी प्लेट के अंदर है, और हम खाए जा रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से। और हम ये नहीं जानते कि हम भी उसी ग्रह का हिस्सा हैं, तो हम खुद को ही खाए जा रहे हैं। अभी मान लो अगर मैं खुद कैसे बटका काटूं, तो आप सब मुझे पागल समझेंगे, लेकिन अननोइंगली, इनडायरेक्टली, वी ऑल आर बाइटिंग आवरसेल्व्स एंड ईच अदर। तो जैसा मैंने बताया कि ये 3 गैसेस। अच्छा, इसके अलावा जो वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स डायरेक्टली तो ग्लोबल वार्मिंग कोज नहीं करते, लेकिन वाटर वेपर मतलब H2O, पानी का जो वेपर है ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर, H2O एज अ मॉलिक्यूल इज आल्सो हीट एब्जॉर्बर।
वो भी हीट एब्जॉर्ब करता है। तो जब गर्मी बढ़ती है तो पानी ज्यादा भाप बनेगा, पानी ज्यादा भाप बनेगा तो वो पानी जो भाप बन गया एटमॉस्फेयर के अंदर है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, और गर्मी होगी, और गर्मी होगी, और पानी वेपराइज होगा। ये एक और लूप हमें यहाँ पे देख पाएंगे, और पानी वेपराइज होगा, और पानी वेपराइज होगा, वो और हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करेगा, और हीट बढ़ेगी, और पानी वेपराइज होगा। और इसीलिए एयर के अंदर ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाने वाली है कि हम सोच नहीं सकते कैसे। अब देखो अपनी बॉडी का एक नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, जब गर्मी लगती है हमें तो हमारी बॉडी पसीने के थ्रू अपने जो टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स उसके यहाँ पे जमे हुए हैं, फिर उसके पोर्स, स्किन पोर्स के अंदर हैं, तो बॉडी का एक मतलब नेचुरल फिल्ट्रेशन प्रोसेस है स्वेटिंग, पसीना आना। अब एयर के अंदर पहले से ही मान लीजिए इतना सारा पानी अवेलेबल है, तो आपको पसीने आएगा, वो सूखेगा कैसे? मेरी बात समझ रहे हैं? तो ड्राइनेस का क्योंकि ड्राइनेस नहीं है ही नहीं ऑलरेडी। भाई आप इस रूम के अंदर इस एयर की भी एक सैचुरेशन पॉइंट होगा ना, कि उतने ही एक्सटेंट तक आप इसमें पानी वेपर्स जो है वो हो सकते हैं। समझ रहे हैं बात मेरी? आप अच्छा ये चीज आप फील करते हो, जिस दिन ह्यूमिडिटी होती है उस दिन हमारा दिमाग खराब होता है भयंकर रूप से, और आज कितनी उमस है, उमस वाली गर्मी। ओके, समझ रहे हैं बात मेरी? उसके पीछे भी रीजन मेरे भाई यही होता है कि वाटर वेपर्स जितने ज्यादा होंगे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो आपका जो फेल टेम्परेचर है, आप कभी भी जैसे आप वेदर, अगर कोई वेदर ऐप चलाते हो तो उसमें आप देखोगे कि वो दो अलग अलग टेम्परेचर दिखाता है। एक टेम्परेचर तो दिखाता है जैसे मान लो 25 डिग्रीज टेम्परेचर, फिर वो दिखाता है कि फेल्ट लाइक और फील्स लाइक, सॉरी फेल्ट लाइक नहीं, फील्स लाइक 27 डिग्री। तो 2 डिग्री एक्स्ट्रा क्यों फील हो रहा है? वो इन्हीं सब रीजंस की वजह से एक्स्ट्रा 2 डिग्री फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस हीट की वजह से, उस टेम्परेचर की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स आ गए, वो वाटर वेपर्स और हीट एब्जॉर्ब करेंगे, वो और हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो टेम्परेचर है 45, तो उसमें लिखा होता है कि 45 है एंड फील लाइक 47। ठीक है, तो मैं क्या समझता था, जो मैं समझता था कि जो 45 मेजर होता है ना, वो जिस भी डिवाइस में होता है, जो भी थर्मामीटर या जो भी और कोई मेथड से होता है, बिल्कुल वो एक डिवाइस है नॉन लिविंग, और हम है लिविंग बीइंग। तो हमें जो फील होगा ना हमारी स्किन पे, वो थोड़ा सा हाई होगा। ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग कि जो मैंने रीजन बताया केवल वो वाटर वेपर्स वाला एक रीजन है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं फील टेम्परेचर अलग होने के, लेकिन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से जो एक्चुअल टेम्परेचर होता है और जो फील टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। क्लाइमेट क्या है और क्या क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन के कारण है, इसके कारण पॉपुलेशन है, इसका कारण इंसान की जो भूख है, कंजम्पशन की। तो ये सारे एक, इनको हम एक कह सकते हैं कि डिटेल में डिस्कस करें, इसका एक अलग, अब दूसरे सेपरेट पोर्शन पे आते हैं। अब बात करेंगे हम सॉल्यूशंस की, ठीक है? तो अब बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं? भाई एक सिंपल सी बात है, आपने मेरे को फंसा दिया सवाल करके। अगर मैं इसका जवाब हाँ दूंगा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे, सॉल्व कैसे होगा। अगर मैंने इसका जवाब ना कर दिया कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो लोग इतने मूर्ख हैं, इतने बेहोश हैं कि वो ये सोच के कि मरना तो है ही, और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, और ज़्यादा बदतमीजियाँ शुरू करेंगे, मूर्खताएं शुरू करेंगे, और ज़्यादा इंटेंसली कार्बन एमिट करेंगे, और ज़्यादा रिगरसली मतलब कि अपने आप को एक तरह से बिल्कुल खा जाएंगे। अभी आप पहले कह रहे खा थे ना, जाएंगे। अभी आप बस कह रहे थे कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो है अगर मर जाओ। नहीं नहीं, देखो नहीं, इस मुझे है ना एक इसी एक डिक्टेटर था ना जो सोवियत यूनियन का, स्टालिन, तो उसका कोट्स याद आ गया। उसका उन्होंने एक कोट किया था कि वन मैन वन प्रॉब्लम, नो मैन नो प्रॉब्लम। मुझे ऐसे कुछ लग रहा है, या थैनोस वाला सॉल्यूशन कि चुटकी बजाओ दुनिया की आधी पॉपुलेशन गायब। नहीं देखो, ये तो बहुत ही मतलब इनह्यूमन तरीका इनह्यूमन हो वे गया। है, और ये फिर ये तो है ही नहीं। ह्यूमंस आर आल्सो नॉट ह्यूमन।
but we must say that this is not the right way, and this is not the way. Also, not saying not the right way, it is also not a way Okay. to cure things. तो सबसे ज़्यादा अच्छा, गहरा और इफ़ेक्टिव जो सॉल्यूशन है वो शिक्षा ही हो सकता है भाई। आज आप और मैं इस विषय पे बात कर रहे हैं नरदेव भाई यहाँ बैठ के, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि हमने कुछ सीखा, हम्म, हमने जाना कि हमारे लाइफ़ के ऊपर हम्म, कैसे ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती हैं नेगेटिवली, और कैसे हम इन्हीं सब प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं। हाँ, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और, जो कि आउट ऑफ थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा-सा आउट ऑफ सिलेबस जाएगा, लेकिन डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आज का जो इंसान है वो किन चीज़ों में उलझा हुआ है? रोटी कमाने के में, कपड़ा, मतलब फैशन या फिर दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में, मकान, मेरा बड़ा मकान हो, हम्म, सेक्स, हम्म, फूड, इन सब चीज़ों में उलझा हुआ है। अब ऐसा एक भी आप मुझे चीज़ इनमें से बता दीजिए, जो चीज़ जानवर ना करता हो। कपड़े पहनना, मकान। लेकिन ये कपड़े तक भी आप पहुँचे हैं आपके शरीर की वज़ह से नहीं, आपकी कॉन्शियसनेस की वज़ह से, आपके समझ रहा हूँ। थॉट्स की वज़ह से, कि आपने कुछ सोचा कि देयर मस्ट बी सम इंटीग्रिटी और डिग्निटी विद आवर लाइफ, हम्म, जिसके साथ हमें जीना है। हम्म, ये बात आपने सोची, हम्म, और जब मैं कहता हूँ ये बात आपने सोची, तो इसका मतलब है कि यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग, यू आर कैपेबल टू टू थिंक। हम्म, समझ रहे हैं मेरी बात? तो सही मायने में हमें इंसानों को बाकी के जीवों से अलग बनाया है हमारी सोचने की क्षमता ने, हमारी तर्क की शक्ति ने। हम्म, हमने दुनिया भर की चीज़ों को सीखा है, हमने उन चीज़ों को सीख के अपनी लाइफ को और बेटर करने का प्रयास किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी ही गलतियों की वजह से, अपने ही अज्ञान की वजह से, हमने उन चीज़ों को अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की बजाय अपनी लाइफ को और ज़्यादा ड्रामेटिक और अपनी लाइफ को और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक बनाने में यूज़ हमने कर लिया। आप नहीं तो इस चीज़ को ऐसे समझो कि आज ह्यूमन्स में जो डम्बेस्ट पर्सन भी होगा, वो भी, उसकी थिंकिंग एबिलिटी भी किसी भी जानवर से बेटर होगी। अगर इस दुनिया में मान लो 800 करोड़ लोग हैं, हम्म, 800 करोड़ में से जो 800 करोड़वें नंबर पे है इंटेलेक्ट के मामले में, हम्म, उसकी भी थिंकिंग एबिलिटी समझ रहा हूँ। जानवर से बेटर मिलेगी। नहीं, आपने आपने कहा ना, आपने, मैंने सॉल्यूशन का कहा कि एजुकेशन, आपने एजुकेशन में मतलब क्या क्या पढ़े, एजुकेशन, क्या क्या करे? एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, हालांकि एकेडमिक्स अपने आप में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। सच्चाई ये है कि एजुकेशन इज द मस्ट। हम्म, कौन सी एजुकेशन? जो आप स्कूल में पढ़ते हैं वो भी। समस्या यहाँ पे ये है कि आपके टीचर्स नहीं है भाई। आपके टीचर्स स्कूल में हैं क्यों? सैलरी के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं है टीचर्स वहां पे। पढ़ाना बाय प्रोडक्ट है। पढ़ाना पढ़ाना बाय प्रोडक्ट नहीं है, वो पहले सैलरी, मतलब अगर समझ उनको रहे हो? मिलेगी तो वो पढ़ाएंगे। हाँ, तो मतलब एक सोशल स्टडीज का, एक सोशल साइंस का टीचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी ये सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स अवेयर करने के लिए तो पढ़ा ही नहीं रहे। हम्म, उनको चाहिए ये कि वो अपने मतलब कि जो रिजल्ट किस प्रकार बेटर करते, फिर वो बच्चों को पीटते हैं। यही हाल पेरेंट्स का है। तो एजुकेशन, अगर सही मायने में सोशल स्टडीज जो सब्जेक्ट है, एसएस जो सब्जेक्ट है, कितने लोग पॉलिटिकली अवेयर हैं? मैं डायरेक्टली इस थॉट को आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतलब बोलना चाहूंगा, इस बात को बोलना चाहूंगा कि आज के टाइम पे कितने ऐसे आपके आसपास लोग हैं जो पॉलिटिकली इतने अवेयर हैं कि वो अपने अपने लोकल नेता को देख के वोट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इतनी निकम्मी, इतनी मतलब गंदी हो चुकी हैं कि वो कोई भी एक चेहरा जिसकी पीआर करा के इतना बड़ा उसको बना देंगे, और उसके बाद मतलब कि फिर सिर्फ और सिर्फ उसके नाम पे वोट मांगे चले जाएंगे। आपके यहाँ का सांसद है, उसके बारे में आप कितना जानते हैं?
आपका लोकल जो एमएलए है उसके बारे में आप कितना जानते हैं, और ये क्या ये पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड विषय नहीं है? समझ रहा हूँ मैं, बट हम तो समस्या, मैं यहाँ पे एक बार इसको कंक्लूड करूंगा हम्म, कि समस्या ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे, समस्या ये है कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। आप अपने आप को बेटर करने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। आपको लगता है कि जब आप पैसा कमाएंगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी। हाँ, एक पर्टिकुलर मतलब लेवल तक ये बात सही साबित होती है। भूखे भजन होई गोपाला। जब तक हम भूखे हैं, जब तक हमारे पेट के अंदर अच्छा खाना या फिर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तब तक हम नहीं अच्छा सोच पाएंगे। और पढ़ाई सोचने का विषय है, पढ़ाई दिमाग का विषय है भाई। स्टडी जो है वो ब्रेन का काम है, वो माइंड का काम है, वो इंटेलेक्ट का काम है, वो बॉडी का काम नहीं है। तो बॉडी को पहले ठीक रखो। अब बॉडी को अगर मान लो ठीक रख भी लिया, तो लोगों ने फिर दूसरा क्या समझ लिया कि अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए स्टडीज जरूरी नहीं है, हमें तो पैसा जरूरी है। ये दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। टीचर्स ऐसे हैं तुम्हारे स्टूडेंट्स तुमने ऐसे कर दिए, पेरेंट्स तुम सब ऐसे हो, तो तुम मरोगे। तुम सड़ के तुम मरने वाले हो। I'm not saying that I'm the super aware or I'm the person who is completely fully aware, but I'm trying to be aware. I'm trying to be one of those aware persons. I'm trying to understand life in a better way. I'm trying to understand myself. तो एजुकेशन की बात करें, सब जो आपकी एकेडमिक्स है, अगर उसको भी सही उद्देश्य के साथ, सही व्यक्ति के द्वारा, सही प्रकार से, सही तरीके से, सही मतलब हिसाब से पढ़ाया जाए बच्चों को, तो वो एकेडमिक्स भी काफी ज्यादा कैपेबल है आपको एक अच्छा इंसान बनाने में। लेकिन समस्या ये है कि जब प्रॉब्लम वहां पे सोल्व नहीं हो रही, तो साथ साथ विजडम लिटरेचर की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या विजडम लिटरेचर, ये क्या है? जैसे हम किसी भी लैंग्वेज के लिटरेचर की बात करते हैं, साहित्य मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पूरा एक कॉम्बिनेशन, जिसमें हम उस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। तो यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा नॉलेज और विजडम के बारे में, विजडम का, कि हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि वी आर इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। जिसके पास जितना ज्यादा डाटा होगा, उतना ज्यादा वो इम्पैक्टफुल मतलब रहेगा वर्ल्ड के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। और ऑल्सो आई एम नॉट सेइंग दैट इम्पैक्टफुल होना मतलब बहुत अच्छी बात है उस सेंस में, लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि उतना ज्यादा मतलब वो चीजों को अच्छे से समझ पाएगा। इन्फॉर्मेशन की एज है आज के टाइम पे। लेकिन भाई सिर्फ और सिर्फ इससे, नॉलेज से या फिर इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलना। विजडम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। विजडम is not the only thing which is important, but wisdom and knowledge both are simultaneously important. अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। जैसे महावीर हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, तो महावीर के समय पे जब ज्यादातर मतलब ये फ्लैट अर्थ कॉन्सेप्ट चलता था कि भाई अर्थ कैसा है, अर्थ फ्लैट है। तो अगर कोई महावीर से भी पूछता ना कि अर्थ क्या है, अर्थ कैसी है, तो महावीर सिंपली बोलते थे अर्थ फ्लैट है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब इंफॉर्मेशन के मामले में महावीर वीक थे, वो सिंपली बोल देते कि अर्थ फ्लैट है, अगर उनको मान लो उस टाइम पे ये प्रचलित जो उस टाइम पे जो थ्योरी थी वो पता होती तो। लेकिन ये बात इंफॉर्मेशन के मामले में तो गलत है। लेकिन क्या वो बंदा किसी का बुरा वैसे कर सकता था? क्यों? क्योंकि उसके पास विजडम है। तो उनका काम बिना इंफॉर्मेशन के नहीं चलता, क्योंकि आज जितना ज्यादा एफिशिएंट हम अपनी लाइफ को बना पाए हैं, जितना ज्यादा स्पेस के मामले में हम रिसर्च कर पाए, जितना ज्यादा हम एक्सप्लोर कर पाए हैं आगे की चीजें, स्पेस की चीजें, वो हम कब एक्सप्लोर कर पाए? हमें पहले पता हुआ कि अर्थ की ग्रेविटी कैसे काम करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, क्या उसका मतलब कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, हम क्या कैसे ऊपर जा सकते हैं, अर्थ गोल होती है, सब कुछ हमें पता लगा, उसके बाद हम ये सब काम कर पाए। अब ये सब काम महावीर जी नहीं कर पाए, इसका मतलब उनकी लाइफ कम रिसोर्सफुल थी। आज जितने रिसोर्सेज आपके और मेरे लिए अवेलेबल, उतने रिसोर्सेज उनके लिए अवेलेबल नहीं थे, तो उनको नुकसान हुआ उस मतलब वेल इन्फॉर्म्ड ना होने का। लेकिन हमें भी तो नुकसान हो रहा है हमारे पास विजडम ना होने का। इसी के साथ मान लो एक डॉक्टर है जो इंफॉर्मेशन वाइज बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, ठीक है, बट ही इज नॉट हैविंग द विजडम, ही इज नॉट हैविंग द करुणा। अब मान लो उसके सामने कोई पेशेंट आया, समझ रहे हैं,
और उसको लग रहा है कि यार अगर इस पेशेंट को मैंने सिर्फ दवाई खिला के ठीक कर दिया तो मेरे 1000 रुपए बने, और अगर इसी पेशेंट की इसी बीमारी का मैं ऑपरेशन सर्जरी कर दूं हम्म, तो मेरे लाख रुपए बने। हम्म, और अब वो सर्जरी कर रहा है, हम्म, क्यों? अब उसके पास नॉलेज तो थी, हम्म, इन्फॉर्मेशन तो थी कि इसकी बीमारी को बड़ा सिंपल और दूसरे तरीके से सिंपल, सहज और जो इकोनॉमिकली भी इसको एफिशिएंट पड़ता उस तरीके से इसको ठीक कर सकता था मैं। बट ही इज नॉट हैविंग द विजडम। तो आज के टाइम पे जिस एज के अंदर आप हो, जिस समय के अंदर आप हो, यहाँ पे विजडम और नॉलेज दोनों से ही काम चलेगा। और मतलब समस्या सबसे बड़ी है कि आज के टाइम पे लोगों के पास, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हम्म, इज नॉट इवन एबल टू राइट। हमारा जो लिटरेसी रेट भी है वो भी हम किस किस बेस के ऊपर हम डिसाइड कर रखा पता है? कि शब्द ज्ञान, अक्षर ज्ञान किसको है, मतलब जो आदमी पढ़ सकता है उसको हम लिटरेट बोल रहे हैं, उसको हम पढ़ा लिखा बोल रहे हैं। तो नरदेव भाई, कुल मिला के बात ये है, जमा जोड़ घटा सब कुछ ये है कि एजुकेशन पे सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से काम किया जाए तो ये सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन। हम देख भी सकते हैं कि भारत की अपनी जीडीपी का 3-4-5% जो है वो एजुकेशन पे मुश्किल से खर्च करता है। जो डेवलप्ड नेशन है वो 15-15%, 20-20% के आसपास एजुकेशन पे खर्च करते हैं। तो हमें अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए मतलब काम करना चाहिए और ज़्यादा बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, बेटर करिकुलम हमें डिज़ाइन करना चाहिए। तो एजुकेशन इज़ द सॉल्यूशन, ठीक है? और एजुकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम लगता है। मतलब जो आपने बना, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी 2020 में आई भी है, लेकिन आ गई, हुआ उसका आज तक कुछ खास नहीं। या फिर मतलब कागज़ों में तो हो गया, लेकिन ग्राउंड पे उसकी रियलिटी जो है मैं देख रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाता हूँ, मैं स्कूल्स के अंदर जाता हूँ, मैं बड़े-बड़े मतलब और इंस्टीट्यूशंस के अंदर मैं जाता रहता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ। तो वहाँ पे मतलब कोई भी कुछ खास उसका मतलब धरातल पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। तो एजुकेशन काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो तब तक क्या किया जाए? तब तक लोग ऐसी सरकार चुनें जो क्लाइमेट के बारे में बात कर रही हो, ना कि ऐसी। मैं ना चाहते हुए मुझे ये बोलना पड़ेगा कि हमारी पीएम का ही एक स्टेटमेंट है, नरेंद्र मोदी का ही एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि अरे क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, हमारी क्षमता कम हो गई है। इस प्रकार की बात करने वाले इतने अंडर इन्फॉर्म्ड व्यक्ति की कोई मतलब सार्थकता मुझे नहीं दिखती। तो जो एजुकेशन है, हम्म, जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन में लाई जाए उससे पहले स्ट्रिक्ट रूल्स बनाओ, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करो और जितना हो सके उतना ज़रूरत की चीज़ें ही कंज्यूम करो, फालतू की चीज़ें में कुछ नहीं रखा, तब तक पढ़ो। आप कह रहे हैं कि ऐसी-ऐसी चीज़ें की करें, मान लो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करें और स्ट्रिक्ट रूल लाएँ। कुल मिला के आप कह रहे हैं कि मैथमेटिकली पॉसिबल है कि सिचुएशन आगे बेटर होगी। लेकिन क्या व्यावहारिक स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे अच्छी होगी या चीज़ नेगेटिव में ही जाएगी? उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई, हाँ। है ना? लोगों का हाल देख के लग रहा है कि अगर दुनिया 2050 में खत्म हो रही है तो कुछ एक मीम में चलता है ना, बाबा जो कहता है अरे 2026 में दुनिया खत्म है। तो लोगों का हाल देख के लगता है कि हम नहीं सुधरने वाले, हुँ, हम और ज़्यादा गर्क में जाने वाले हैं। गणित के हिसाब से चीज़ें संभव हैं, अगर सही व्यक्ति के हाथ में कमान थमाई जाए, हुँ, सही निर्णय लिए जाएँ, हुँ, सख्ती से उनको लागू किया जाए और लोग भी इतने जागरूक हों कि क्या उनके खुद के लिए सही है करना, क्या प्लेनेट के लिए सही इन द सेंस उनके खुद के लिए सही। हुँ, भाई नेचर थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, नेचर, धरती थोड़ी ना खत्म कर देंगे हम, धरती हमें खत्म कर देगी। धरती तो अपने आप को, उसके लिए टाइम कोई बड़ी बात नहीं है, तो 1000 साल, 2000, 5000, 10 साल बाद खुद को फिर से ठीक कर लेगी। तो इतनी ही बात है बस कि प्रैक्टिकल तो लेकिन होना चाहिए, करना चाहिए और वही रामायण की कहानी यहाँ पे बोल के बस आज की कन्वर्सेशन को एंड करेंगे कि वो गिलहरी थी एक, जो पत्थर उठा रही थी राम सेतु बनाने के लिए। और गिलहरी से एक कौवे ने पूछा, काफ़ी प्रचलित कहानी, मैं नहीं कह रहा कि रामायण से उठाई गई है, लेकिन बस प्रचलित है, काफ़ी अच्छी कहानी इसलिए बता रहा हूँ, क्या पता ये सिर्फ मन भरम दो, लेकिन अच्छी है। कि कौवे ने उससे पूछा कि भाई अरे तेरे छोटे-छोटे पत्थर उठाने से क्या होगा? पुल थोड़ी ना बन जाएगा, पुल तो बनाने वाले बहुत है, बहुत बड़े-बड़े पत्थर चाहिएँगे। तो बोली कम से कम मेरा जो नाम है वो पुल बनाने वालों में आएगा, खड़े होके तमाशा देखने वालों में नहीं, या फिर मतलब कि अ, रोकने वालों में नहीं। तो भले ही आप गिलहरी हो, भले ही आप
चींटी हो, भले ही आप हाथी हो, भले ही आप एक इंसान हो, जितना आपसे बन पाए, जैसे आपसे बन पाए, आपको इसको रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, एक दुनिया को बेहतर भविष्य देने के लिए और अपना ही जीवन, सबसे पहले तो हम सब स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश सब होते हैं और सेल्फिश ही हुए काम चलता है। तो सबसे पहले तो भविष्य की बात भले ही ना करें, आगे आने वाली एजेस की बात अगर हम ना करें, अपने खुद के जीवन को और बेटर करने के लिए पढ़ें और आगे बढ़ें और इस चीज़ को रोकें और कंट्रीब्यूट करें इन अ पॉजिटिव सेंस। थैंक यू निखिल, अपना कीमती समय देने के लिए। और थैंक यू व्यूअर्स जो अब तक अगर ये पॉडकास्ट देख पा रहे हैं हमारी इतनी गलतियों के बाद भी, क्योंकि हमारा पहला ही शूट है ना, हाँ, इट्स तो लेकिन हम कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं, हमारी लैंग्वेज पे भी इतनी पकड़ नहीं है, टाइम के साथ इम्प्रूव करेंगे आगे और देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।